हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 MCQs। यहाँ पे हम अलग अलग यूनिट के अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका मेन टारगेट रहेगा मध्य प्रदेश, तो हम अभी लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग टॉपिक पे MCQ लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपका चाहे करंट अफेयर हो मध्य प्रदेश का, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और साथ में ही मैं आपको ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज याद भी करवाते जा रही हूँ। तो आप पूरा लेक्चर आराम से बैठ के देखिए और साथ ही साथ याद करते चलिए। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आप जब पेपर में जाने से पहले उसका रिवीजन कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। निम्न में से सत्य कथन बताइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग। चंद्रशेखर परियोजना हथनी नदी पर स्थित है। चंद्रशेखर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन हथनी रिवर। ये हम, अगर आप लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं तो नर्मदा नदी के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उनमें से एक ये भी है कि चंद्रशेखर परियोजना जो है हथनी नदी पर स्थित है, तो ये आपका सही आंसर है। यह परियोजना धार और अलीराजपुर की सीमा पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ धार एंड अलीराजपुर। इस परियोजना का अन्य नाम बारना परियोजना भी है। अदर नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो बारना प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है। इस प्रोजेक्ट का नाम बारना नहीं है, इसका नाम है जोबट। ठीक है, जोबट परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में जब मैं बता रही थी कि उनका जन्म हुआ था अलीराजपुर में, ठीक है, वहाँ जो नगर है उसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर हो गया, तब मैंने आपको बताया था कि परियोजना है हथनी नदी पे है। हथनी नदी किस नदी की सहायक है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसको जोबट परियोजना भी कहते हैं। कहाँ मिलेगी? धार और अलीराजपुर की बाउंड्री पे। ठीक है, तो आपका ये जो सत्य कथन बताना है, तो केवल दो, एक और दो क्या है आपके सत्य हैं, तीसरा जो है वो असत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज नॉट रिलेटेड टू नर्मदा रिवर। ये क्वेश्चन भी हम, जब मैं भी नर्मदा नदी के बारे में पढ़ाती हूँ तो ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में आपको बताती हूँ। रेवा, मेघलसुता, हिरण्यबाहु, शंकरी। याद रखिएगा, इसमें से आपका जो हिरण्यबाहु है ये किसका नाम है? ये सोन नदी का नाम है। ठीक है, ये सोन नदी का नाम है। रेवा, मेघलसुता, शंकरी ये आपके नर्मदा नदी के नाम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा नामोदास, नामोदास भी एक नाम मिलेगा आपको नर्मदा नदी का। किसने दिया है? टॉलमी। इसके अलावा नामोदास के अलावा आपको मिलेगा रिवर ऑफ प्लेजर, रिवर ऑफ प्लेजर, खुशियों की नदी। ठीक है, तो ये भी कौन है? नर्मदा नदी ही है। नर्मदा नदी के किनारे आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है बहुत बड़ी सी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगी, गुजरात में। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी से रिलेटेड ये सारे आपके क्वेश्चन। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक, अनूपपुर जिला। जाती कहाँ है? ये रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से बहती हुई आपके खंबात की खाड़ी में जाती है, जो कि अरब सागर में है। उसके बाद क्या आपको रखना है याद कि जो आपकी भ्रंश घाटी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। ठीक है, और एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी। तो ये सारी चीजें याद करते चलिएगा। फिर मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान के साथ कितने करते हैं? आपके 10 जिले करते हैं। ठीक है, मैप में देख लीजिए, पहले जितने भी जिले करते थे मध्य प्रदेश के, अब सीधी बात है जब से हमारे हो गए हैं 55 जिले, तो जो संख्या है वो हो गई है इंक्रीज। ठीक है, संख्या इंक्रीज हो गई है। तो मुरैना से यहाँ से चालू होता है यहाँ झाबुआ तक। ठीक है, यहाँ झाबुआ और यहाँ मुरैना, मुरैना से चालू होगा झाबुआ तक, यहाँ राजस्थान टच करेगा। तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक कितने जिले हैं टोटल? तो ये हैं 10 जिले, याद रखिएगा। फिर मुरैना से यहाँ सिंगरौली तक, सिंगरौली तक यहाँ कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये हो गए आपके 14। मऊगंज को मिला के पहले 13 थे, अब 14 हो गए हैं। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश से 14 जिले टच करते हैं। फिर छत्तीसगढ़, यहाँ बालाघाट तक आपका आता है छत्तीसगढ़, तो बालाघाट से कितने करते हैं, ये करते हैं, सॉरी छत्तीसगढ़ से कितने करते हैं, छत्तीसगढ़ से करते हैं 7 जिले टच, ठीक है, ये पूरे। फिर बालाघाट से इधर आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर तक आता है नीचे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में भी आपको पता है एक जिला बढ़ गया है पांढुर्ना, तो वो भी ऐड होगा, तो यहाँ कितने करेंगे, यहाँ भी करेंगे 10 जिले महाराष्ट्र की बाउंड्री को टच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। फिर यहाँ पे झाबुआ अलीराजपुर आपका आता है, तो यहाँ पे आपका राज्य आएगा गुजरात, जिससे सिर्फ 2 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा 2, 10, 10, 2 हो गए, राजस्थान महाराष्ट्र, यूपी हो गया 14, छत्तीसगढ़ हो गया 7, ठीक है, ये चेंज हो गया है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके बाहर वाले जिले हो गए जो कि किसी न किसी राज्य की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 10 ये, 2 ये, फिर 14 यूपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ 7 करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट इन खजुराहो? आपको पता है खजुराहो कहाँ है, छतरपुर में। बनवाया किसने था, चंदेल राजाओं ने बनवाया था, ठीक है। बहुत सारे मंदिर थे, अब तो बहुत कम बचे हुए हैं। तो यहाँ पे कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त है, दशावतार नहीं है, ये दशावतार मंदिर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। खजुराहो का याद रखिएगा, जैसे आपका खजुराहो हुआ, खजुराहो जो है वो मेनली, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मेनली 3 भाग में विभाजित हैं। एक तो हो गया 3 भाग या 3 समूह, पश्चिमी समूह, एक हो गया दक्षिणी समूह, और एक हो गया पूर्वी समूह। पूर्वी समूह में मैक्सिमम आपको जैन मंदिर मिलेंगे, ठीक है, जैन मंदिर, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ के अलावा जैसे हो गया आदिनाथ, इन सब के मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे। पश्चिमी समूह में आपको मेन मंदिर मिलेंगे, जैसे कि कंदरिया महादेव आपको यहाँ पे मिलेगा, कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त, ठीक है। मंदिर और कौन कौन से हैं, जैसे कंदरिया महादेव हो गया, चित्रगुप्त हो गया, 64 योगिनी हो गया, इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर हो गया, एक चतुर्भुज मंदिर हो गया, चतुर्भुज मंदिर। तो ये कुछ फेमस मंदिर हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये खजुराहो में पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप ध्यान देकर पढ़िएगा, ठीक है। और खजुराहो के जो ये मंदिर है, ये याद रखिएगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर में कब ऐड हुए हैं, विश्व धरोहर में सबसे पहले ऐड हुए थे 1986 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? इन विच बुक ऑफ कालिदास हैज द ब्यूटी ऑफ अमरकंटक बीन डिपिक्टेड? है ना, कालिदास की मैंने बताया आपको सारी बुक्स बता दी हैं, उनमें से ये है कि कौन सा है जो अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण करता है। कुमार संभवम, मेघदूतम, शकुंतलम, ऋतु संहारम। याद रखिएगा मेघदूतम, ये जो आपका मेघदूत है ना, मेघदूत में इन्होंने अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। अमरकंटक जिसका नाम इन्होंने बोला है आम्रकूट पर्वत, मतलब अमरकंटक का पहले का नाम मिलेगा आपको आम्रकूट पर्वत, ठीक है। तो ये हो गया अमरकंटक, आम्रकूट पर्वत। इसके अलावा अमरकंटक के अलावा इन्होंने उज्जैन का भी इसमें वर्णन किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन मेघदूतम में किया है। अमरकंटक, आम्रकूट पर्वत, यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, तो यहाँ से सिर्फ नर्मदा नदी में नहीं बहती, आपको 3 नदियां मिलेंगी। एक तो नर्मदा नदी ऐसे जाएगी, ठीक है, नर्मदा, और 2 ऊपर साइड जाएंगी, एक तो है आपकी जोहिला और एक हो गई सोन, ठीक है। तो ये नदियां यहाँ से निकलती हैं। है कहाँ पे अमरकंटक? ये मैकाल श्रेणी में है, मैकाल श्रेणी, मैकाल पर्वत हो गया आपका, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है। और अमरकंटक की अगर हाइट देखें, हाइट कितनी है? 1065 मीटर, 1065 मीटर यहाँ पे सतपुड़ा पे आपके मैकाल पर्वत पे स्थित है, ठीक है। ये याद रखिएगा अमरकंटक के बारे में। अमरकंटक का वर्णन किसमें है? मेघदूतम में।
क्वेश्चन ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, इनको देख के चलिए कि कैसे डीप क्वेश्चन, पहले से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कालिदास का पूछा गया कि अमरकंटक का सौंदर्य का वर्णन किसमें है, फिर ये पूछा गया कि कालिदास की इनमें से बुक कौन सी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और अभी भी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनको डिटेल में पढ़िएगा। कालिदास वैसे भी फेवरेट है एमपीपीएससी का। फिर राजा भोज का शासन था, राजा भोज भी काफी फेवरेट है एमपीपीएससी का, ठीक है। इनका रूल कहाँ था, बस्तर, धार, महाकौशल, उज्जैन। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन धार पे था ये, ठीक है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। धार इन्होंने राजधानी बनाई थी, ठीक है। राजधानी जो है वो राजा भोज ने ही बनाई थी, धार को राजा भोज ने। भोज थे किस वंश के, ये थे परमार वंश के, ठीक है, परमार वंश के। और परमार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, परमार वंश की अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वो थी आपकी उज्जैन। याद रखिएगा, उज्जैन महाकाल के मंदिर में जाके दर्शन करते थे परमार वाले शुरू में। राजा भोज ने फिर उसको धार में शिफ्ट किया, ठीक है, तो धार नगरी। और फिर इसी धार नगरी में उन्होंने क्या बनवाया, भोजशाला, ठीक है, भोजशाला स्कूल बनवाई। उसके अलावा राजा भोज का आपको पता ही है, भोज मंदिर बनवाया, ठीक है, भोजपुर। उसके अलावा भोज ताल बनवाया, ठीक है। इन्होंने जो कलचुरी राजा था गांगेय देव को हराया था, ठीक है, हराया था। तो याद रखिएगा राजा भोज ने बहुत सारी बुक भी लिखी थी, ठीक है, जैसे सरस्वती कंठाभरण, भोज प्रबंधनम, उसके अलावा विद्या विनोद, चारु चर्चा, वैसे बहुत सारी इन्होंने बुक भी लिखी थी, ठीक है। तो हर फील्ड में इनका काफी इंटरेस्ट था, तो याद रखिएगा, ठीक है। राजा भोज के बारे में, राजा भोज भी काफी फेवरेट सब्जेक्ट है एमपीपीएससी का। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत पोएट इज नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कल्हण, भवभूति, मंडन मिश्र, कालिदास। तो आपको भवभूति पता ही है, हमारे यहाँ थे, ठीक है। इसके अलावा कालिदास भी हमारे यहाँ थे। मंडन मिश्र भी मैंने अभी प्रीवियस जो आपके हो चुके हैं लेक्चर उसमें बताया था कि कहाँ पे शंकराचार्य और मंडन मिश्र का होता है शास्त्रार्थ, महेश्वर में, ठीक है। बसते हैं कल्हण। कल्हण जो थे ये थे आपके कश्मीर वाले इलाके में, ठीक है। इन्होंने कश्मीर राजाओं के ऊपर, कश्मीर राजाओं की वंशावली पे, ठीक है, वंशावली पे एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था राज तरंगिणी। काफी फेमस बुक है ये राज तरंगिणी, ठीक है। कश्मीर राजाओं की वंशावली के बारे में थी, ये संस्कृत में थी। और ये पहली ऐसी बुक थी जो कि किसी इंडियन ने ट्राई किया था हिस्ट्री लिखने का। मतलब इसके पहले कल्हण जी के पहले कोई ऐसे इतिहास नहीं लिखता था राजाओं का, है ना। उस मतलब ऐसे बस कभी कविताओं के माध्यम से, कभी नाटक के माध्यम से बस थोड़ी थोड़ी चीजें बता देते थे। इन्होंने पहली बार प्रयास किया था क्या लिखने का, हिस्ट्री, इतिहास लिखने का, ठीक है, प्रॉपर इतिहास लिखने का माना जाता है। प्रयास किया कल्हण जी ने अपनी बुक राज तरंगिणी से, जिसमें कश्मीर के जो राजा थे उनकी वंशावली मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भवभूति, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनका शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, महेश्वर में हुआ था, महेश्वर खरगोन, ठीक है, ये हो गया आपका खरगोन। यहाँ पे हुआ था शास्त्रार्थ मंडन मिश्र का। ये भी हमारे यहाँ थे। भवभूति कालिदास तो मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ, मैंने भवभूति की भी बुक्स बता दी हैं और कालिदास जी की भी बुक्स बता दी हैं, तो वो भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है, वेयर इज रावणा वर्शिप्ड इन मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ये जो है सागर जिले का ढाना गांव, शाजापुर का भादखेड़ी, जबलपुर जिले का सिहोरा और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं जब 4 ऑप्शन में से उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर दे ही देते हैं। लेकिन इसमें आपका रावण की पूजा से रिलेटेड ये आंसर था, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 3 जगह ऐसी है जहां पे रावण की पूजा की जाती है। 3 जगह मतलब फेमस वाली। पहला तो हो गया मंदसौर। मंदसौर को मानते हैं कि मंदसौर में आपका हो गया रूंदी गांव। मंदसौर को मानते हैं कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी,
वो मतलब मंदसौर की थी, ठीक है, तो उनका मायका था, इसलिए क्या मानते हैं, मंदसौर वाले रावण जी को दामाद मानते हैं और पूजा करते हैं। फिर दूसरा आपका मिलेगा विदिशा, विदिशा में भी पूजा करते हैं, यहाँ पे है रावण ग्राम, एक रावण गांव है, ठीक है। तीसरी जगह आपको मिलेगा राजगढ़ में, राजगढ़ में हो गया आपका भातखेड़ी, वो जो नाम लिख रहा है ना आपको भातखेड़ी, तो ये हो गया आपका भातखेड़ी, ये है एक्चुअली राजगढ़ में जहां पे रावण की पूजा होती है, ठीक है। तो ये 3 ऐसी जगह हैं मध्य प्रदेश में जहां रावण की पूजा होती है। एक तो होती है मंदसौर में रावण का ससुराल होने की वजह से, विदिशा में होती है और राजगढ़ में होती है, ठीक है। गांव के नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे गांव के नाम देकर पूछा हुआ था। वैसे डबल डबल तो किया नहीं कि जबलपुर और सागर, बार बार सागर के अलग अलग गांव के नाम दे दे, तो अगर आप सिर्फ जिले भी याद रखेंगे तो चलेगा, मंदसौर, विदिशा, राजगढ़, ठीक है। यहाँ पे होती है रावण की पूजा। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया लोकेटेड? कहाँ पे है ये पता है आपको, ये है भोपाल में, ठीक है। भोपाल में आपकी है ताज उल मस्जिद, ठीक है। ताज उल मस्जिद जो है वो सबसे बड़ी है आपके भोपाल की और भारतवर्ष की भी सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। फिर याद रखिएगा यहाँ पे सबसे छोटी मस्जिद की अगर बात करें, सबसे छोटी मस्जिद, तो यहाँ पे सबसे छोटी मस्जिद भी है मध्य प्रदेश की ढाई सीढ़ी मस्जिद, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ एक लाट मस्जिद, लाट मस्जिद ये कहाँ पे बताया मैंने, धार में, ठीक है, एक लाट मस्जिद बताया है धार में। इसके अलावा एक आपको जामी मस्जिद मिलेगा, जामा मस्जिद तो आपके दिल्ली में हो गया, जामी मस्जिद जो है, जामी मस्जिद ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा मांडू में, ठीक है। तो याद रखिएगा पांडू, जामी मस्जिद, धार, लाट, फिर ये छोटी मस्जिद हो गई ढाई सीढ़ी, क्योंकि सिर्फ 2.5 ही सीढ़ी है तो बहुत ही छोटी हो गई। फिर ये हो गया आपका ताजुल मस्जिद, ताज की तरह, मतलब ताजमहल की तरह एक बड़ी मस्जिद है, कहाँ पे, भोपाल में। तो ये याद रखिएगा आप, भोपाल मध्य प्रदेश की जो मस्जिद है, फेमस मस्जिद, उनसे रिलेटेड, ठीक है। इकट्ठा मैं सारी चीजें आपको बता देती हूँ जिससे अगर अलग अलग क्वेश्चन भी इनके आ जाएं, ढाई सीढ़ी कहाँ पे है, जामी मस्जिद कहाँ पे है, इसके अलावा लाट मस्जिद कहाँ पे, ये अलग अलग क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। हम सारा रिवीजन कर लेते हैं एक साथ। आगे देखते हैं, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। दुर्गावती हु फॉट विद अकबर वाज द क्वीन ऑफ, ये कहाँ की रानी थी, मंडला, असीरगढ़, मांडू, रामगढ़। याद रखिएगा ये कहाँ की थी, मंडला की, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। दुर्गावती गोंड रानी थी, ठीक है, और मंडला के अलावा आपको ऑप्शन गोंडवाना भी मिल जाएगा, ठीक है। गोंड रानी या मंडला की थी या फिर गोंडवाना में क्या था, इनका राज्य था। इसके अलावा याद रखिएगा दुर्गावती से रिलेटेड कि इनकी जो राजधानी थी वो थी चौरागढ़, ठीक है। था कहाँ, चौरागढ़, नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर, ठीक है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया चौरागढ़ याद कैसे करना है। नरसिंहपुर का आप नर उठाएंगे, जो नर होते हैं वो बिल्कुल चौड़े होके घूमते रहते हैं ना, तो नर जो है चौड़े होके घूम रहे हैं, मतलब चौरागढ़ नरसिंहपुर में है। ये दुर्गावती जी की राजधानी थी। अकबर के साथ युद्ध कब होता है, याद रखिएगा अकबर जो है वो हर जगह क्या करते हैं, अपने अलग अलग उनके चल रहे होते हैं युद्ध। तो दुर्गावती जी से युद्ध होता है 1564 में, और अकबर नहीं आते हैं, अकबर का सेनापति आता है आसफ खां, ठीक है। और इसमें दुर्गावती जी को चोट लग जाती है, फिर वो अपनी मतलब खुद की कटार से शहीद हो जाती हैं। तो याद रखिएगा 1564 में युद्ध हुआ था, आसफ खां से युद्ध हुआ था और दुर्गावती जी उसमें हार जाती हैं, ठीक है। फिर इनकी जो आपकी समाधि है दुर्गावती जी की समाधि, ये मिलेगी आपको बरेला, जबलपुर, ठीक है। ये युद्ध करती हैं और फिर शहीद होती हैं, जबलपुर बरेला में है दुर्गावती जी की समाधि। याद रखिएगा 1564 में हुआ था युद्ध रानी दुर्गावती जी के साथ। और इसके अलावा रानी दुर्गावती जी ने बाज बहादुर जो मालवा का राजा हुआ करता था उसको भी हराया था, ठीक है। उसने भी हमला किया था कब्जा करने के लिए गोंड जो आपका राज्य था उसके ऊपर, तो दुर्गावती जी ने उसको 2 बार हराया था। फिर उसके बाद अकबर आता है तो 1564 में फिर वो हार जाती है। फिर ये पूरा का पूरा आपका गोंड राज्य किसके अंदर चला जाता है, मुगलों के अंदर में
चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आल्हा उदल संबंधित थे। आल्हा उदल वॉज रिलेटेड टू, ये भी आपका पहले का ही क्वेश्चन है, चंदेरी, पन्ना, महोबा, विदिशा। याद रखिएगा ये महोबा से रिलेटेड थे। ठीक है, महोबा। आल्हा उदल जो थे वो सेनापति थे। सेनापति किसके सेनापति थे? ये थे परमार्दी देव। परमार्दी देव जो कि चंदेल राजा थे। चंदेल राजा। ठीक है, तो चंदेल राजा परमार्दी देव के सेनापति थे आल्हा उदल। याद रखिएगा 1182 ईस्वी में, ठीक है, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है युद्ध। पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है चंदेलों का युद्ध। ठीक है, ये परमार्दी देव जो आपके थे, चंदेलों का युद्ध। तो यहाँ पे चंदेल हार जाते हैं और इसी में आल्हा उदल जी की क्या होती है? आल्हा और उदल जी की मृत्यु हो जाती है। ये दोनों शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो जागनिक हैं, जागनिक ने एक किताब लिखी है आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड। इसमें आल्हा उदल की जो 52 लड़ाइयां हैं, 52 लड़ाइयां, उनका वर्णन है। लड़ाइयां उनका वर्णन है, आल्हा खंड नाम है। और ये आपका आल्हा उदल के बारे में बताता है। आल्हा उदल सेनापति किसके थे? परमार्दी देव के। लड़ाई किससे होती है परमार्दी देव की? पृथ्वीराज चौहान के साथ। कब होती है? 1182 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। संबंधित किससे थे? महोबा से। आपके जो चंदेल थे इनकी पहले राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो, जजाग भुक्ति, खजुराहो, ये खजुराहो थी। फिर उसके बाद कालिंजर बना दी गई थी, कालिंजर। ठीक है, तो ये पहले खजुराहो थी, फिर कालिंजर शिफ्ट कर दी गई थी उत्तर प्रदेश साइड। जो आपकी दुर्गावती जी हैं वो चंदेल राजकुमारी ही थी। ठीक है, जिनकी मतलब अभी हमने पढ़ा गोंड रानी बनती हैं वो, तो फिर गोंड राजा से शादी हो जाती है। तो चंदेल राजकुमारी थी आपकी दुर्गावती जी। ठीक है, आगे देखते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। जियोलॉजिकली मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विंध्याचल, शैल, गोंडवाना लैंड, दक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा हम यहाँ पे जियोलॉजिकली बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो आपका भाग है वो किसका भाग है? पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और आपका जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो शुरू में आपको याद होगा आपका एक लैंड एरिया था जिसको हम कहते हैं पैंजिया, और उसके आसपास सिर्फ पानी भरा हुआ था जिसको हम कहते हैं पैंथालासा। फिर बहुत करोड़ों साल बाद जब ये क्या होता है, पैंजिया बीच से टूट जाता है तो उसके 2 भाग बनते हैं। ऊपर वाला था अंगारा लैंड और आपका नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड है तो आपका जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, उसके अलावा यूरोप हो गया, ठीक है, एशिया हो गया, ऊपर वाला भाग, ये सारा अंगारा लैंड से बने। और जितने भी नीचे वाले हैं, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर नीचे वाला आपका इंडिया का पेनिनसुलर भाग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब बने हैं आपके गोंडवाना लैंड से। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश जो है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी का। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। वेयर इज द कॉटन रिसर्च सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड? खंडवा, जबलपुर, खरगोन, इंदौर। याद रखिएगा ये आपका रिलेटेड है खरगोन में। ठीक है, याद कैसे करेंगे? कपास जो कॉटन है, ठीक है, अगर हम जो आपका कपास है उसको इमेजिन करें, कैसी है? व्हाइट कलर की, सॉफ्ट सॉफ्ट। फिर आपको खरगोश को इमेजिन करना है। खरगोश कैसा है? व्हाइट कलर का, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो खरगोश बिल्कुल रुई की तरह मुलायम है, इसलिए अब कपास अनुसंधान कहाँ हमने किया है? खरगोन में किया है। ठीक है, खंडवा और खरगोन 2 आपके गोल्डन जिले माने जाते हैं, वहां पे कपास होता है अच्छा खासा। ठीक है, जबलपुर में याद रखिएगा, जबलपुर में आपका मक्का प्लस गेहूं
मक्का और गेहूं का क्या है, रिसर्च सेंटर, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान मक्का गेहूं का कहाँ है, जबलपुर में। इंदौर में याद रखिएगा, इंदौर वाला इलाका आपका है सोयाबीन के लिए फेमस, तो यहाँ पे सोयाबीन का रिसर्च सेंटर है, ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा याद रखिएगा कि सोयाबीन की बहुत बड़ी फैक्ट्री कहाँ पे है, उज्जैन में है। देखिए अनुसंधान हम कहाँ करेंगे, इंदौर में करेंगे, क्योंकि इंदौर थोड़ी बड़ी सिटी है, तो अनुसंधान करने के लिए बड़ी सिटी चाहिए, ये मैं रिलेट करने के लिए कह रही हूँ। उज्जैन क्या है, थोड़ी छोटी सिटी है, तो वहां पे हमने बड़ी सी फैक्ट्री डाल रखी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ रतलाम में क्या है, रतलाम में याद करिए अंगूर का अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा केले का अनुसंधान केंद्र मैंने बताया आपको प्रस्तावित है बुरहानपुर में। जो हम पुरानी चीजें पढ़ते जा रहे हैं उसको रिलेट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संग्राम शाह का मूल नाम क्या था, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ संग्राम शाह, सूरजदास, अमरदास, विठलदास, शिवराज दास। अब शिवराज दास, याद रखिएगा कि जो आपका मूल नाम वाला टॉपिक है वो एमपीपीएससी का फेवरेट है। जैसे आप देखें टांट्या भील का ही मूल नाम पूछ लिया, ठीक है, तो ऐसे ही संग्राम शाह का मूल नाम जो है वो क्या मिलेगा आपको, अम्हड़ दास, ठीक है, अम्हड़ दास। तो अम्हड़ को ब्राह्मण भी कर सकते हैं, अम्हड़ का आम भी उठा सकते हैं। जो संग्राम शाह था, संग्राम शाह को आम बहुत पसंद था, ठीक है, आम बहुत पसंद था, इसलिए अम्हड़ दास। संग्राम शाह को ही बोलते थे बावन गढ़ाधिपति, ठीक है। उसके अलावा रामनगर जो आपका अभिलेख है वो भी किससे रिलेटेड है, आपके गोंड वंश से रिलेटेड है, ठीक है। ये प्रतापी राजा थे गोंड साम्राज्य के। तो ये सारी चीजें हम बहुत बार देख चुके हैं। संग्राम सागर जो है आपका जबलपुर में, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। उसके अलावा बाजना मठ जो है जबलपुर में, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। तो अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, गोंड वंश से रिलेटेड, संग्राम सागर से रिलेटेड, दुर्गावती से रिलेटेड, दलपत शाह से रिलेटेड। तो ऐसा मानिए कि घूम फिर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करते करते गोंड राजवंश जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी बाद वाले बच्चे जैसे मधुकर शाह हो गया, हृदय शाह हो गया, इनके क्वेश्चन है अभी, लेकिन शुरू के क्वेश्चन जो है ना वो हो गए हैं। ऐसे मैंने संग्राम शाह का अभी क्या बताया था, एक हो गया आपका रस रत्न माला, रस रत्न माला, ये इन्होंने क्या लिखा है, बुक लिखी है, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है रस रत्न माला, संग्राम जी ने, संग्राम शाह। इसके अलावा हो गया आपका संग्राम सागर, है ना, ये भी बनाया था। बाजना मठ, ये सब जबलपुर में इन्होंने बनवाया था, ठीक है, जबलपुर में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, इनसे संबंधित सारी चीजें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है, वेयर इज द डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री लोकेटेड, इटारसी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, खजुराहो। याद रखिएगा ये मिलेगा आपको जबलपुर में, ठीक है। रक्षा गाड़ी मतलब ये डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस मिनिस्ट्री आपका जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित हमारे यहाँ कुछ कुछ फैक्ट्रीज है। जैसे पहला हो गया आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना, एक तो ये जबलपुर में है, जबलपुर खमरिया, एक मिलेगी आपको कटनी में, ठीक है। फिर एक हो गई आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा हो गया ये आपका व्हीकल, तो ये हो गया डिफेंस व्हीकल, जो आपकी रक्षा गाड़ी है उसकी फैक्ट्री है यहीं पे, ठीक है। फिर यहीं पे गन कैरेज फैक्ट्री है, गन कैरेज फैक्ट्री, ये भी यहीं पे है। तो ये सब कहाँ पे है, जबलपुर में, ये दोनों जबलपुर। तो याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये आपके मेन फैक्ट्रीज है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ठीक है, डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री हो गया, फिर गन कैरेज फैक्ट्री हो गया, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, आपके डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा आपको पता है जैसे रेलवे मंत्रालय होगा, रेलवे मंत्रालय का भोपाल निषादपुर में क्या मिलेगा, कोच फैक्ट्री, बुधनी सीहोर में मिलेगा स्लीपर फैक्ट्री। तो ऐसे ही अलग अलग मंत्रालय के हमारे यहाँ मेन जो फैक्ट्रीज हैं उसकी ये लिस्ट है, याद रखिएगा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फिर व्हीकल, हम यहाँ पे गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, रक्षा गाड़ी बना रहे हैं। उसके अलावा गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, कहाँ कहाँ है ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है, टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश इज 1077, 71, 75, 72। ये क्वेश्चन जब भी मैं नर्मदा नदी बताती हूँ आपको लंबाई जरूर बताती हूँ। ये कितनी है? 1077 किलोमीटर। ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें, कुल लंबाई, तो वो कितनी है? वो है 13-12 किलोमीटर। और बात करें कि ये 13-12 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तो पहले स्थान पर है, लेकिन भारत में किस स्थान पर है? तो भारत में नर्मदा नदी का स्थान क्या है? 5वां, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं अच्छे से डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा नर्मदा नदी से रिलेटेड। आगे देखते हैं, भारतवर्ष की सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया? असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या, ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल की। कितने हैं? टोटल जो आपका पॉपुलेशन है उसका लगभग 21%, ठीक है। 21% है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो विधानसभा हो या चाहे लोकसभा, इन दोनों में जो आपके शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन है वो अनुसूचित जाति से ज्यादा है। कितना है? विधानसभा में है आपका 47, लोकसभा में कितना है? 6, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो आपका अनुसूचित जनजाति है उसका पॉपुलेशन परसेंटेज, मतलब ये पूरे पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश का अगर 100% में देखा जाए, 100% में 21% तो आपकी शेड्यूल ट्राइब है, इसीलिए इसका रिजर्वेशन भी काफी ज्यादा है मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा सीट्स के लिए, ठीक है। इसके लिए और इसके अलावा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा ये मिलेगी कहाँ पे? अगर अनुसूचित, ये क्या है आपकी? अनुसूचित जनजाति है ना, आदिवासी की बात कर रहे हैं, जनजाति। तो ये सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? अनुसूचित जनजाति की, ये मिलेगी आपको धार में। लेकिन यहीं पे अगर बात करें जनसंख्या प्रतिशत की, कि जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है, तो ये मिलेगा आपको अलीराजपुर में, अलीराजपुर। तो ये सारी चीजें आप याद करिएगा, है ना, अच्छे से। हम बार बार ये मैं इसलिए भी बताती हूँ कि आप बार बार पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। तो शेड्यूल ट्राइब का जो है पॉपुलेशन परसेंटेज वो सबसे ज्यादा है अलीराजपुर में, जनसंख्या ज्यादा है धार में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा क्या है? आदिवासी जनसंख्या, लगभग 21%, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? फ्रॉम विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज टंगस्टन ऑब्टेन? ठीक है, हमें टंगस्टन कहाँ से मिलता है? ग्वालियर, मालवा, बघेलखंड, होशंगाबाद। याद रखिएगा ये मिलेगा आपको होशंगाबाद में, होशंगाबाद आगर गांव। होशंगाबाद अब हो गया है नर्मदापुरम। तो याद कैसे करेंगे? टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन और नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का हमें रिलेट करना है किससे? टंगस्टन से। तो टंगस्टन का ये आप ऐसे कर सकते हैं, टंगया या टांगा कर सकते हैं ना, टांगा, टांगा जो होता है, टांगा हम नर्मदा जी में जब जाते हैं, नर्मदा जी की यात्रा जब करने जाते हैं तो हम टांगे का उपयोग करते हैं, ठीक है। टंगस्टन से आप बना सकते हैं टांगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टांगा। टांगे में हम जाते हैं नर्मदा जी के दर्शन के लिए, क्योंकि नर्मदा जी बहुत लंबी है, देखा हमने 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। तो हम क्या करते हैं? टांगा करते हैं और फिर टांगे से जाते हैं धीरे धीरे पूरा एरिया घूमने नर्मदा जी का, ठीक है। तो इसमें आगर गांव का अगर कर लीजिएगा, अगर हमें टांगा मिलता है तो ही हम नर्मदा जी का चक्कर लगाने जाते हैं एक बार, ठीक है। तो टांगा, नर्मदापुरम। तो टंगस्टन आपको कहाँ मिलेगा? आपको ये मिलेगा आगर गांव नर्मदापुरम में, ठीक है। इसके अलावा जितना भी हम पुराना पढ़ चुके हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट हो गया झाबुआ में, उसके अलावा मैंने आपको मंदसौर में स्लेट बताया था, और उसके अलावा क्या बताया था? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको बैतूल में बताया था। तो जितनी भी हम चीजें पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन करते रहिएगा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बालाघाट, मंडला, मंदसौर, धार। याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं डायनासोर जीवाश्म पार्क की।
ये मिलेगा आपको धार में। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है डायनासोर को हटा दे, सिर्फ पूछे जीवाश्म पार्क, ठीक है, जीवाश्म पार्क, राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क, ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको डिंडोरी में। ठीक है, तो डिंडोरी में मिलेगा आपको जीवाश्म पार्क। लेकिन अगर उसी के आगे डायनासोर लग जाता है तो वो डायनासोर के आपके अंडे के मिले हैं जीवाश्म, कहाँ मिले हैं? धार में मिले हैं। ठीक है, तो ये जीवाश्म पार्क बनाया कब गया? ये बनाया गया है 2011 में, याद रखिएगा, अभी ताजा ताजा बनाया गया है। ठीक है, और अगर इस जीवाश्म पार्क की बात करें डिंडोरी की, इसका एक और नाम मिलेगा आपको घुघवा। घुघवा नामक गांव है, इसलिए घुघवा नाम भी इसका मिल जाएगा। ये बनाया गया है 1983 में, मतलब पहले बना लिया गया था। डायनासोर के अंडे अभी अभी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हिंदी इंग्लिश लिखते लिखते मिक्स हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क सबसे छोटा है, डिंडोरी मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसको घुघवा भी कहते हैं। 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था, मिलेगा कहाँ? डिंडोरी में। अगर इसी के पहले डायनासोर लग जाता है तो डायनासोर के हमें अंडे के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं धार में, एस्टेब्लिश हुआ था 2011 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिक्स मत करिएगा जीवाश्म पार्क और डायनासोर जीवाश्म पार्क से। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है और पीडीएफ के लिए सबसे मेन है, मैं सब में बता रही हूँ 6261759209, सब पीडीएफ के लिए बार बार पूछते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो के लास्ट में नंबर दे के जाती हूँ कि आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके हाय बोल दीजिए और अपना नाम बता दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा आप लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा, मेरे टिप्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिससे मैं और अच्छे से काम कर सकूं। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।